Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। यूपी के इलेक्शंस चल रहे हैं। मैंने इसके पहले भी यूपी के इलेक्शंस का कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, लोकल लोगों से बातचीत की है। आज जो हमारे गेस्ट है वो पहले भी आ चुके हैं। जब हम लोग आजादी की अमृत महोत्सव कर रहे थे उस टाइम में वो हम लोगों से काफी बातचीत कर चुके हैं। आज स्पेशल रिक्वेस्ट में फिर से मैं उनको लेके आई हूँ। उनकी एक किताब भी छपी है। किसके बारे में बात कर रही हूँ? डॉक्टर विशाल मिश्रा, जिन्होंने अपना पोस्ट डॉक्टरल इजराइल से किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, सीनियर एडवाइजर है हाउस ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन में, जहां से और उन्होंने जो उनकी किताब लिखी है, उनके किताब के बारे में तो उन्हीं से पता करेंगे हम। एंड उनके किताब में उन्होंने ये एम्फसाइज किया है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बना। एंड आप लोग इनको तो बहुत बार देख चुके हैं टीवी के डिबेट पे, नेशनल चैनल्स पे हमेशा आते रहते हैं। वेलकम डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद बहुत आने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बुक। आप प्लीज अपना बुक के बारे में बताइए पहले हमारे दर्शकों को। आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बेसिकली एक हम लोगों ने शुरू किया हाउस ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन। इसकी जो मेन यू कैन से पिलर है वो दिग्विजय सिंह हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा का विंग है वो उसके वेस्ट बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो बेसिकली हम कुछ शोधार्थियों ने, कुछ एकेडमिशियंस ने मिलकर ये प्लान किया कि बात हवा हवाई करने से ज्यादा अच्छा है तो कुछ वर्कआउट किया जाए, कुछ काम किया जाए। और उस आधार पर ये हम 7, 8, 9, 10, 11 लोगों का अपना जो ग्रुप है, बड़े लोगों का अपना जो मार्गदर्शन है, उनके गाइडेंस में ये हम लोगों ने इस बुक को जो है, मतलब इसमें आप अगर देखें तो ये जो बुक है नीति अध्ययन उत्तर प्रदेश 2017 से 2021, तो इस बुक में यदि आप देखें तो इस बुक में 2017 से 2021 के बीच जो पॉलिसी रही है उसका एक शोधात्मक अध्ययन है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में ये जो बुक है नीति अध्ययन, ये एक नए अध्याय का शुभारंभ है। जब जनता तथ्यों पर बात करेगी, जनता केवल लोगों के कहने पर ना जाकर इवेल्युएट करेगी कि क्या है वास्तविकता। क्योंकि आप तो अच्छे से जानते हो सभी लोग कि जो नीति निर्माण है और उसका जो क्रियान्वयन है, नीतियां बनाना एक अलग बात है और नीतियों का क्रियान्वयन एक अलग बात है। तो जो नीति निर्माण है, पॉलिसी मेकिंग है एंड द इम्प्लीमेंटेशन, that is one of the most important subject in the governance। नीतियां बनाना और नीतियों का क्रियान्वयन शासन के बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में से एक है। क्योंकि कोई भी सरकार हो, सरकार की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किस हद तक नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है, up to what extent the policies are implemented, up to what extent, किस सीमा तक जो नीतियां बनी हैं उनका लाभ सर्व समाज को बिना किसी विभेद के प्राप्त हुआ है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिला है, और किस हद तक समाज ओवरऑल लाभान्वित हुआ है, जिसे हम लाभार्थी कहते हैं। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की बात हो या राजनीति की बात हो, नीतियों का अध्ययन और आकलन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, जानने वाले के लिए भी, बताने वाले के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। तो इस जो ये होप फाउंडेशन है उसके तहत ये बुक जो आई है नीति अध्ययन, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों का विश्लेषण
करने का प्रयास किया गया है और ये देखा गया है कि किस प्रकार से पिछली सरकारों की तुलना में जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा था, जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 70 सालों में जिसने देश के 2 प्रधानमंत्री दिए, जो देश की राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता हो, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश हो, तो किस प्रकार से उपेक्षित रहा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, तो किस तरीके से उपेक्षा का शिकार रहा, जो कि हमारे भारत का आध्यात्मिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है। हम उसे एक स्तर तक आध्यात्मिक राजधानी कह सकते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्मस्थल है, जहां पर प्रभु महादेव का काशी विश्वनाथ है, जहां पर श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। यही नहीं, ना जाने कितने तीर्थ स्थान हैं, चाहे देवी पाटन का शक्तिपीठ हो तुलसीपुर में, बलरामपुर जनपद में, चाहे गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा अपना समय बिताया हो सहेट महेट में, श्रावस्ती में, चाहे वो कौशल हो, चाहे वो प्रयागराज हो। तो किस तरीके से ओवरऑल बहराइच सुहेलदेव महाराज, किस तरीके से उन्होंने उस समय के आताताइयों को अकेले रोका था। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अवहेलना की गई, किस तरह से उत्तर प्रदेश था। बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल बिजली की बात कर लें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक ब्लैकआउट के फेज से गुजर रहा था। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन सभी चीजों को ओवरकम करके आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में उभरती हुई अर्थव्यवस्था में नंबर 2 पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से छलांग लगाते हुए, एमएसएमई का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से जो परियोजनाएं 1951-1961 में जिनकी आधारशिला रखी गई थी, सोचिए तब से लेकर अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई थी। वर्तमान सरकार के ही कार्यकाल में परिपूर्ण हुई, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में, और इंप्लीमेंटेशन के मामले में, लीडरशिप के मामले में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की विल पावर। क्या है कि संसाधन वही है, प्रदेश वही है, लेकिन बदला है तो काम करने का नजरिया बदला है, काम करने का तरीका बदला है। और यही है कि आप वेलफेयर स्टेट की जो परिभाषा है उसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो इस किताब में ओवरऑल 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है नीति, अभिविन्यास और प्रासंगिक शासन का मानचित्रण। किस तरीके से योजनाएं बनी, किस तरीके से समृद्धि आई। ये जो इस बुक के एडिटर हैं वन ऑफ दिग्विजय सिंह जी की ये लेख है। दूसरा चैप्टर है कानून व्यवस्था और समाज का बदलता परिदृश्य। आपने देखा होगा, ये संगीता केसरी जी का लेख है। आपने देखा होगा कि आजकल टीवी डिबेट में या हर बात में लोग एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं। अगर आप इस बुक को देखेंगी तो एनसीआरबी के डाटा का जिक्र है, जहां बढ़ोतरी हुई है उसका भी जिक्र है, और जहां घटोतरी डिक्रीजिंग फैक्टर है उसका भी जिक्र है। लेकिन देखिए किस तरीके से डिबेट में सेलेक्टिव जो अपने को सूट करता है उस पॉइंट को उठा लिया जाता है। ओवरऑल जो एनसीआरबी रहा है, ओवरऑल आफ्टर गिविंग सर्टेन हेड, जब इंपीरिकल डाटा दे रहा है उसकी बात नहीं की जा रही है कि किस तरीके से ड्रास्टिकली घटा है उत्तर। अभी मैं आपको पेज वाइज बताऊंगा डाटा। तीसरा चैप्टर है आधारभूत संरचनाओं का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, उनका क्रियान्वयन और उपलब्धियां, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया गया और अचीवमेंट क्या रही। चौथा चैप्टर है स्वास्थ्य सुविधाएं, किस हद तक सफलता मिली है, अभी भी चुनौतियां क्या हैं, ये अभिषेक कुमार जी का लेख है। कोरोना प्रबंधन, जिस आप भी जानती हैं, हमारे सारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे जो देखेंगे,
कि किस तरीके से पिछले 100 सालों में इस प्रकार की आपदा आई जिससे पूरा विश्व प्रभावित रहा। शायद ही कोई व्यक्ति, कोई परिवार ऐसा बचा हो जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार की जिजीविषा रखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, खुद कोरोना से ग्रसित हुए, और किस तरीके से जिस दिन रिपोर्ट निगेटिव आती है उसी दिन से लेकर एक हफ्ते के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का मैराथन दौड़ा करके, और किस तरीके से 1 to 1 उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट करके उसको मैनेज किया। तो कोरोना प्रबंधन, संवेदनशील नेतृत्व, क्योंकि संवेदनशीलता जब अगर नहीं है तो आपका वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता। संवेदना अगर नहीं है तो फिर क्या मतलब। वो हम लोगों ने कविता पढ़ी थी कि वो मनुष्य नहीं, वो पत्थर है जिसमें मानव का प्यार नहीं। तो संवेदनशील नेतृत्व और प्रशासन, ये मेरा चैप्टर है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। शिक्षा के सतत विकास क्या लक्ष्य रहा, क्या कार्यप्रणाली रही, और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, ये भी संगीता केसरी जी का आर्टिकल है। 7वां चैप्टर है डिजिटल नव प्रवर्तन से सुगमता कैसे बढ़ी, कैसे पारदर्शिता आई और कैसे प्रशासन ने समायोजन किया, सत्यम जी का आर्टिकल है। और 8वां है स्किल डेवलपमेंट, कैसे उसको प्राथमिकता दी गई, कैसे रोजगार लोगों को मिले और भविष्य क्या है, विजय दीक्षित जी का लेख है। और लास्ट चैप्टर और बट नॉट द लीस्ट, महिला सशक्तिकरण, उसका एक नवीन संदर्भ क्या है और विकास क्या है, ये डॉक्टर रितु शर्मा जी का लेख है। इसमें सभी लोग शोधार्थी हैं, कुछ लोग प्रोफेसर हैं, और इस तरीके से ये बुक तैयार की गई है। तो और मैं ये प्राउडली कह सकता हूं, श्रोताओं को आपके बुक का कवर दिखा दीजिए एक बार श्रोताओं को। नीति अध्ययन श्रोताओं को दिख रहा है, जरूर पढ़िए। हाँ बोलिए। राइट, ठीक। मतलब मैं ये बात प्राउडली कह सकता हूं कि इस प्रकार के काम की ये शुरुआत है, और ऐसा काम होना चाहिए। जनता के साथ जब संवाद हो, कौन अच्छा कौन बुरा, क्या उपलब्धि रही क्या नहीं रही, तो ओरली कहने के बजाय इट इज बेटर दैट यू शुड हैव अ प्रूफ, नॉट ओनली तथ्य, आंकड़ों के साथ। और मजेदार बात यह है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस बुक को जब आप पढ़ेंगे, इसमें जितने भी रेफरेंस यूज किए गए हैं, अगर वो किसी वेबसाइट पर देखा गया है तो कितने बजे देखा गया है, किस तारीख को देखा गया है, इस तक का इसमें बिब्लियोग्राफी है। वो एस्टेब्लिश करता है कि बुक की ऑथेंटिसिटी और बुक में कही गई बातें कितनी सार्थक है। रिसर्च आप लोगों को कितने साल लगे आपको ये पूरा रिसर्च करते हुए? नहीं, तो पूरी टीम थी, पूरी टीम लगी हुई और ये काम चल रहा था। हम लोगों ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम, कि इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए, कि लोगों के बीच में मैसेज जाए, लोग पढ़े कम से कम। और बस मेरा अभी मैंने इस बुक को डिबेट में भी यूज किया है कि देखिए किस पन्ने की क्या डाटा है क्या नहीं है, और खुद पढ़िए। लोगों से कहा, हमने कहा बिना हवा हवाई बातें नहीं होती, बस ये कह देना वो डाटा ये कह रहा है, ये कह रहा है कोरोना में क्या। आप देखिए ना, विपक्ष के पास वर्तमान सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोधी हैं, उनकी रटी रटाई 3-4 बातें हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि ये बातें उनकी सरकार होती तो भी होता, इससे कोई बच नहीं सकता था। लेकिन अभी कल ही हम एक न्यूज सुन रहे थे किस तरीके से वो कोरोना काल में वो गंगा जी के किनारे की जो डेड बॉडीज थी, कितना उसको हाईलाइट किया गया था। लेकिन कल अभी मैं देख रहा था कल भी कि अभी भी कमोबेश वो जो रिचुअल है, परंपराएं हैं, उसके अनुसार अभी भी वहां पर उस तरीके से शवों को विसर्जित किया जा रहा है। लेकिन नहीं, उस टाइम के नैरेटिव को सेट करके और एक नए तरीके से उसको पब्लिक के बीच में लाने की बात की गई। नैरेटिव आप, मैं ये देखती हूँ, जैसे ट्विटर पे आप देखते हैं, आप टीवी के चैनल्स पे आप तो हमेशा रहते हैं, आपने देखा है कि एक जो इकोसिस्टम है और वर्ल्ड इकोसिस्टम जो है, उनके पास हमेशा कोई ना कोई नैरेटिव आ जाती है। जैसे हमने अभी हिजाब का देखा, हिजाब के पहले हमने देखा कि तमिलनाडु में कैसे एक छात्रा लावण्या ने
आत्महत्या कर लिया था, मगर उसके काउंटर में नैरेटिव आता है। ये जो किताब आपने लिखा है, ऐसे आपको नहीं लगता है कि ऐसे और भी चीजें करना चाहिए, ताकि वो जो नैरेटिव एक गलत सेट होता है हमारे देश के बारे में, वो उसको काउंटर करने के और भी होना चाहिए ऐसे किताबें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को लिखना चाहिए, लोगों को और जो भी पॉसिबिलिटीज हो सके वहां तक बातें पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जब देखिए क्या है ना, जब अवेयरनेस होती है, जब आदमी पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक रेशनैलिटी चीजें आती, तार्किकता आती है कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो बात हम सुन रहे हैं, लेकिन ये हमने जो पढ़ा है ये भी कुछ है, तो फिर वो रेशनलाइज करता है। तो एक आप जानते हो, एक थेसिस होती है, उसका एक एंटीथेसिस होता है, और फिर दोनों का बीच का निकल के सिंथेसिस तैयार होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ बस एक तरफा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कारण क्या है कि 2014 के पहले तक ये पहली बार हो रहा है कि 2014 से जो सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, पहली बार हो रहा है कि उन सभी छोटी से छोटी चीजों पर काम किया जा रहा है जिनको नेग्लेक्ट किया गया था, जिनकी अवहेलना की गई। और उसमें मैं कहना चाहूंगा, हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, आज उनको दोबारा स्थान दिया जा रहा है। इतिहास के पन्नों से तो उनको ओझल कर ही दिया गया, लेकिन अगर एक बार दोबारा से सरकार प्रयास कर रही है और स्थापित कर रही है, तो भी इसमें इन लोगों को आपत्ति हो रही है। कारण क्या है इसका? क्योंकि दे नो वेरी वेल कि जिस चीज पर उन्होंने पर्दा डालकर रखा था वो चीजें अब हट रही हैं। तो लोगों तक बातें जाएंगी, तो लोग अवेयर होंगे, तो लोग हमारी गलतियों पर क्वेश्चन मार्क करना शुरू करेंगे। विरोध इस बात का होता है। बिल्कुल। अब आप एक छोटी सी बात में कहना चाहूंगा, 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड। हमारे पीएम जी ने आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट दिया कि आत्मनिर्भरता। अब आप सोचिए कि अगर आत्मनिर्भरता का भी विरोध होता है, तो किस हद तक आपकी मानसिकता विकृत मानसिकता है। आत्मनिर्भर होगा, मान लीजिए कहीं का कोई प्रोडक्ट है, उत्तर प्रदेश की बात करें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू हुआ, कितनी बड़ी बात है। जो लोग भी उस जिले में उस प्रोडक्ट से इन्वॉल्व हैं, काम करते हैं, उनका रोजगार बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनका रहन सहन का तौर तरीका बदलेगा, उनका उन्नयन होगा, जिले का उन्नयन होगा, मंडल का उन्नयन होगा, प्रदेश का उन्नयन होगा, और फिर अल्टीमेटली देश के उन्नयन में उनकी भागीदारी होगी। इस बात का विरोध किस बात पर किया जाता है? मुझे तो बहुत बेसिक बात नहीं समझ में आती है। तो मतलब विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते इस मानसिकता में मत आ जाइए कि आप देश का विरोध करने लगे। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे मैं आपने वो जो बात बोली थी कि गंगा किनारे जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया था, मैं इसको लेके एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे। आपने भी रिसर्च करते टाइम आप लोग भी काफी लोगों से इंटरेक्शन आप लोगों ने जरूर किया होगा, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे बीजेपी के ऊपर एक दोष लगता है कि वो कम्युनल पार्टी है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बात करता है। मगर जब आपने जो ये किताब लिखा, इसमें आपने पूरी उनकी नीतियों के बारे में लिखा। वो नीति तो सबके लिए था। क्या लोगों तक ये मतलब भरोसा है कि हाँ भाई बीजेपी काम करेगा तो हमारे सबके लिए काम करेगा, वो कम्युनल नहीं है? ये मैसेज लोगों तक जा रहा है क्या? नहीं, ये मैसेज जा रहा है लोगों तक, जो लाभार्थी हैं उनको ये मैसेज जा रहा है। ये देखिए क्या है ना, यहाँ पर भी एक नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है। वास्तव में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को केवल हिंदू के लोगों का हितैषी होने का, उनको बेसिकली हिंदू की परिभाषा ही नहीं पता, उनको हिंदुत्व का ही नहीं पता। वो तो उसको हिंदुइज्म समझ लेते हैं। इज्म तो एक बंद प्रक्रिया है, ये तो हिंदूनेस है, जो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पूरे विश्व में केवल भारत का ही हिंदुत्व का भाव है, जो तमाम विविधताओं को लेकर भी एक है, सबका समागम है। लेकिन अब विरोध करने की क्या बात है? उनको तो मतलब अब हिंदू कौन है? आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभो बुन्नवश्चैव सावय हिंदू रीति स्मृता। जो भी सिंधु सरिता से लेकर सागर तक फैली हुई इस भारत भूमि को जो भी अपनी मातृभूमि पितृभूमि मानता है, वही तो हिंदू है। अब यहां पर कौन से जाति कौन से धर्म की बात होने लगी? ये तो हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन ना इसको गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। और कौन सेट करते हैं?
जिनको इसकी न परिभाषा पता है, न इसके विशालतम स्वरूप को पता है, न इसका अर्थ पता है कि हिंदुत्व का मतलब कट्टरपन नहीं है, सबको अपना मानना, स्नेह देना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक है, एकात्मकता का भाव, एकत्व का भाव। अब इसको भी तो बताना पड़ेगा। इस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी जब ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने की बात होती है तो क्यों पैरवी करते हो आप? आतंक का कोई धर्म होता है क्या? फिर आप मैनिफेस्टो में कहते हो कि मतलब बात करते हो कि हम निर्दोष मुस्लिमों को छोड़ेंगे, ये आप क्यों सेट करते हो? और कोई जाति और कोई पंथ नहीं है, सबके लिए समान भाव लेकर चलिए। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी स्कीम है कि जो किसी समाज, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति, किसी मजहब को डिस्क्रिमिनेट करती हो? उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला तो सबको मिला, पीएम किसान योजना के तहत सबको मिला, उत्तर प्रदेश के लगभग 1.40 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, सबको मिला, आवास योजना पीएम सबको मिला, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है? लेकिन अब ये जान तो ये इसके पीछे कारण ये है कि उनको मालूम है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्रित्व के नेतृत्व में ये जाति, ये धर्म का नैरेटिव तोड़ दिया है, तुष्टीकरण की नीति को तोड़ दिया है। केवल विकास ही पैमाना है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। ये चीज उनको विचलित कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है सूनर और लेटर पब्लिक विल आस्क द क्वेश्चन। इसी पे मैं एक काउंटर आपको पूछ रही हूँ। जैसे आपने ये बोला कि भाई ये लोग अपना नैरेटिव एंड बांटने के काम करते हैं, तो मुझे ये पूछना है, जैसे सपा के राज में हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, औरतों की स्थिति खराब थी, तो ये औरतों की स्थिति सिर्फ हिंदुओं में तो नहीं थी ना। तो अगर ये लोग आके बोलते हैं तो क्या ये हर वहां पे उत्तर प्रदेश में रहने वाली हर नारी आज मैं ये नहीं हो रही है, isn't she feeling good कि I am secure? तो जब ये सपा वाले आके बोलते हैं कुछ भी, मतलब हम तो देखते हैं उनका सर पांव नहीं लगता है कुछ बोलने में, तो क्या ये रिलीजियस बेसिस पे फिर भी पट रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, देखिए धर्म के आधार पे तो अब विपक्षियों की तो पूरी कोशिश रहती ही है कि ये इन प्रकार सत्ता प्राप्ति का साधन अपनाया जाए। लेकिन जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नैरेटिव को तोड़ा है। धर्म, जाति, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण, तो इसका प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव इसका दिख रहा है। कैसे उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि सांप्रदायिकता के नाम पर जो विपक्षी थे वो अभिषिक्त थे? कैसे उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अमर शहीदों को उनका स्थान नहीं दिया गया? चौरी चौरा को किस तरीके से वर्तमान सरकार ने स्थान दिया अमर शहीदों को? चौरी चौरा की जो हमारे क्रांतिकारी थे। कैसे सड़कों का नामकरण वर्तमान सरकार ने सैनिकों के नाम पर किया? कैसे उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई? शताब्दियों से लंबित जो हमारी आस्थाएं थी, कैसे उसका पुनर्निर्माण किया गया? जनता तो देखेगी ना कि प्रदेश के प्रत्येक तबके के लिए वह योजना जो प्रदेश की पहचान बन चुकी है, हमारी सांस्कृतिक विरासत, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे देव दिवाली हो, चाहे बरसाना का मेला हो, चाहे अयोध्या का दीपोत्सव हो, चाहे प्रवासी भारतीय दिवस हो, चाहे प्रयागराज का कुंभ मेला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्वेस्टर समिट यूपी में नहीं हुई थी, दिल्ली में हुई, लॉ एंड ऑर्डर के नाते। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो ये भी देखेगी ना, उत्तर प्रदेश की जनता तो ये भी देखेगी कि जो चीनी मिलें बंद थी उनको आपने क्यों नहीं खोला? रमाला की चीनी मिल को रिवाइव किया जाता है, बात करते हैं किसानों के गन्ना पेमेंट की। वर्तमान सरकार में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई, सबसे ज्यादा धान की खरीद हुई, 66 लाख मीट्रिक खाद्यान्न खरीदा गया। जिस किसान को डायरेक्ट 72 घंटे के अंदर पेमेंट हुआ, तो वो किसान तो इस बात को समझ रहा है ना। बिल्कुल, गन्ने की पेमेंट जो पहले पेंडिंग रहती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गन्ने की भी पेमेंट काफी हो गई है
तो क्या बिल्कुल किसान है उसके ये। बावजूद नाराज रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज रहेगा किसान। कुछ पेमेंट बाकी है, लेकिन कम से कम ये भी तो देखना है कि लगभग 1.45 लाख करोड़ का पेमेंट किया गया है, जिसमें से समाजवादी पार्टी के सरकार के समय के लिए भी लायबिलिटी है। ये केवल वर्तमान सरकार की लायबिलिटी नहीं है। कुछ जो पेमेंट नहीं हुए हैं फैक्ट्रियों के नाते, उनके लिए भी सरकार ने काम शुरू कर दिया था कि वो कुछ, मेरे सुनने में आया था, जानने में मैं एग्जैक्टली नहीं नरेट कर पा रहा हूं, कि जो उनके एसेट्स वगैरह हैं उसको उसको उसके आधार पे उनसे वो पैसा लेकर लेकर किसानों को देने की बात। तो यही तो संवेदनशीलता दर्शाता है कि सरकार इज टेकिंग द इनिशिएटिव। यही तो इनिशिएटिव दिखाता है। कृषि सिंचाई की योजना, बाढ़ सागर योजना, 1 दर्जन बुंदेलखंड में योजनाएं चलाई गई। हम लोग बचपन में थे हमारे जनपद में, और तब से हम लोग सुनते थे कि वो जो है पुल बनना है, वो जो है परियोजना बननी है, लेकिन उसका शायद तब वो 100 करोड़ के आसपास उसकी लागत थी या क्या कुछ, या 10 करोड़, और अब वर्तमान समय में वो लगभग 1000 करोड़ को टच करके जो है मतलब हुई है। तो जनता इस चीज को इवेलुएट करेगी कि किस तरीके से चीनी मिलें बंद की गई थी, चीनी मिलों को बेचा गया था, हमारे अन्नदाता के पेट पर लात मारी गई थी, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता आत्महत्या कर रहे थे। हम लोग कैसे भूल जाएं वो दिसंबर, वो जो है खाद्यान्न घोटाला। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि कुछ क्षेत्रों में गरीबों के पास राशन कार्ड तक नहीं थे। 40 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, कोई और लेता था। सोचिए तो किस प्रकार से खाद्यान्न घोटाला किया गया, राशन कार्ड तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये सब चीजें यही दर्शाती हैं किस तरीके से अपराधियों का, ये डाटा है इस बुक में। जैसे मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस बुक में कि 49%, पहले मैं बिजली की बात कर दूं कि ब्लैकआउट रहता था उत्तर प्रदेश में, और आज जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली प्रदान करने में सक्षम है उत्तर प्रदेश। आप 1.24 करोड़ नए घरेलू कनेक्शन दिए गए, अब वो टोटल बढ़ के 1.40 है, बुक के लिखे जाने के समय तक का है। सोचिए 49% आबादी उत्तर प्रदेश की बिजली नहीं देखी थी, बिजली थी ही नहीं। 49%। 21वीं शताब्दी में आप जहां पर इतने तरीके से लीप एंड बाउंड के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पे आप 49% लोग, उनके घरों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बेसिक कम्युनिटीज हैं, आप 70 सालों में मकान नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए। आप सोचिए तो। बिल्कुल एकदम सही बात। गरीबी हटाओ का नारा हम बस लोग नारा पढ़ते दिया थे, ना। तब से याद करते थे, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा, और आज भी गरीब की स्थिति वही बनी हुई है। तो यही तो मतलब बहुत बेसिक बातें हैं। तो 49% इसमें है कि जो है बिजली नहीं थी। अब एक आप और सुनती होंगी नैरेटिव कि बहुत महंगी बिजली है। उसके लिए भी ये बात नहीं बताते कि जो डिस्कॉम वितरण मतलब बिजली वितरण कंपनियां हैं, वो वित्तीय रूप से आज की डेट में लगभग 30,000 करोड़ का डेफिसिट में है। 30,000 करोड़। आपने किसके हाल पर इन कंपनियों का हाल ये छोड़ दिया था? आज कहते हैं कि प्लांट हमने लगवाया, कौन सा नया प्लांट बना? अरे यही तो गवर्नेंस है ना, कि आज उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों को भी बिजली दे रहा है। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर दैट स्टेट व्हिच वाज कंपेल्ड फॉर द ब्लैकआउट? हम लोग पढ़ते थे, इन्वर्टर का कंसेप्ट तब आया था। सुबह से लेकर शाम तक प्रयागराज में रहते थे, बिजली नहीं देखते थे, शाम को बिजली आती थी। तो हम लोगों ने वो चीज देखी है। आगे आइए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको याद होगा कि ये अपना वही उत्तर प्रदेश है जो नकल के लिए जाना जाता है। स्वकेंद्र की एक प्रणाली डेवलप हुई थी। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने पहला प्रयास किया था, और तब रिजल्ट 2-3% के आसपास आया था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस समय का हाई स्कूल पास करने वालों में से एक मैं भी हूं। लेकिन देखिए कि युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए आप स्वकेंद्र प्रणाली, नकल प्रणाली, ठेके उठते थे स्कूलों के, सेंटरों के।
अगर उस पर लगाम लगती है तो आपको दर्द हो रहा है। अरे भाई, आप तो ये सोचिए कि आप उनको नकल करा के पास तो करा देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू ट्रांसफर? उनको कौन नकल कराएगा? तो अब आप जरा देखिए, इसके पहले क्यों कोई सरकार ने कोचिंग क्यों नहीं चलाई? अभ्युदय योजना जो कोचिंग चलाई आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, 18 लाख छात्र इसमें जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में और जुड़ेंगे। आगे देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा, जो ये एनसीआरबी का डाटा देते हैं कानून व्यवस्था के लिए, 68 रिपोर्ट है एनसीआरबी की, इस बुक में है पेज नंबर 35 पे, क्राइम इन इंडिया, उसका 68 रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के वर्ष 2016 के संस्करण में उत्तर प्रदेश को देश का सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य कहा गया था, जिसे प्रदेश की आपराधिक छवि का सरकारी दस्तावेज कहा जा सकता है। यह बाकायदा है और ये रिपोर्ट है बाकायदा। यही एनसीआरबी का डाटा 2017 में देश के कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 12.0% थी। कब? 2017। वहीं 2020 में यह 9.96% है। तो ये घटा नहीं है, लेकिन इस चार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। इस चार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। नैरेटिव अपने हिसाब से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ सेट किया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तरीके से मामलों को दर्ज किया गया है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुई है। बाकायदा डिटेल है, मैं आपको और बताता हूं योजनाएं। संगठित अपराध पर किस तरीके से यूपी कोका, जो महाराष्ट्र का मकोका है ना, आप तो जानते हो, उसी आधार पर यूपी कोका प्रस्तावित किया गया। अब बताइए, अगर अपराध पर नियंत्रण लग रहा है तो किसी को इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है? उन्नाव रेप कांड के बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश के महिलाओं को तुरंत न्याय दिए जाने को लेकर 218 नए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का फैसला किया। 218, और इसने मौजूदा अपराध को काफी हद तक कम किया। अब सोचिए, ये जो योजना है ये 11वें वित्त आयोग, 11th फाइनेंस कमीशन, अब तो फाइनेंस कमीशन, 11वें वित्त आयोग 2002 की सिफारिश से देश भर में स्थापित किए जाने के लिए था। देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं को न्याय दिए जाने के लिए 2002 में 11वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में था, और स्थापित कब हो रहा है? 20 साल बाद। हम एक्चुअली देखेंगे तो जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, उसमें भी मैंने जो देखा है कि सारा काम करते करते बहुत टाइम लग गया है। अब समय का थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ जाता है, मगर मैं चाहूंगी कि आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आज आपने जो बातें बताई है, कॉमन यूपी के जो लोग हैं उन लोगों को तो पता है क्या चेंजेस हो रही है। आप लोगों ने इतना ये सारा डेटा सामने लेके आए हैं, मगर मुझे इस पे गारंटी है कि जो नैरेटिव सेट करने वाले हैं वो इसको भी झुटलाने की कोशिश करेंगे, इसको भी साइडलाइन कर देंगे, मगर जिन लोगों तक जाना जरूरी है वो लोगों तक ये जरूर जाए, इसका प्रयास तो हम जरूर करेंगे। और लोगों को सामने आके बोलना भी बहुत जरूरी है कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश हो गया है। एंड डॉक्टर साहब, अब क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा समय का आप मुझे फिर से एक और दिन दीजिए जरूर, क्योंकि अभी ये चर्चा अधूरी है। जानी चाहिए। नहीं, आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पब्लिक तक बात जानी चाहिए। पब्लिक तक बात जानी चाहिए। हमारा आपका सबका नैतिक दायित्व बनता है नागरिक के नाते भी, कि हम लोगों तक सही सूचना उपलब्ध कराएं, बिकॉज यू नो वेरी वेल मिस इन्फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल। एग्जैक्टली, इट डज। जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण जरूरी है, जिस तरीके से संगठित अपराध पर नियंत्रण जरूरी है, उसी तरीके से इस मिस इन्फॉर्मेशन पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सूचना पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, पहुंचनी भी चाहिए, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन
को नियंत्रित करना भी ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुनिए, आप इस किताब में जो भी फैक्ट लिखे हैं गलत साबित करिए, लेकिन साबित करिए। हमको साबित काउंटर करिए। बैलेंस करने के लिए या हमको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी रिपोर्ट को, हमारे उत्तर प्रदेश कैसे बन रहा है, उत्तर प्रदेश कैसे बीमारू राज्य का दर्जा पाने वाला स्टेट आज एक्सप्रेसवे का दर्जा पा चुका है। एक समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया, एक बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया, आज तक उसको कंधे पे लिए घूम रहे, और यहाँ पर 5-5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो उनको कैसे झुटलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहरों में मैंने भी कैसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल जकड़ा हुआ था, आज कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छलांग लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित तो महसूस करती हैं। आम आदमी को क्या चाहिए? पहली चीज तो सुरक्षा चाहिए। बिजनेस तो तब होगा, इन्वेस्टमेंट तो तब होगा जब सिक्योरिटी होगी। एकदम तो एकदम सही बोल आप तो इसको गलत साबित करें, मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूं कि आए, बैठे, इस किताब को लें और अपने इसके काउंटर बैलेंस में सर्टेन फैक्ट और फिगर लाएं। बिल्कुल बिल्कुल बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही। बिल्कुल सही हमारी बात तो है। सनातन संस्कृति शास्त्रार्थ की बात करती है भाई। हमारे यहाँ तो डिबेट की परंपरा ही नहीं रही, हमारे यहाँ तो वाद और विवाद रहा ही नहीं। हमारे यहाँ नहीं तो रहा, शास्त्रार्थ आजकल तो सारा दादागिरी, गुंडागर्दी टीवी चैनलों पे आप भी जाते हैं, आपको भी हम देखते हैं, बोलने नहीं देते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो चिल्लाने चीखने से तो कुछ नहीं होगा। मगर मैं 3 चरण में इलेक्शंस हो चुकी है। मैं श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ कि किताब पढ़िए, ये प्रोग्राम देखिए। आप लोगों के चारों तरफ क्या क्या चेंजेस हो रही है वो आप लोग जानते हैं। तो वोट करने के टाइम में बहुत ध्यान से वोट करिए कि फिर से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य ना बन जाए। और डॉक्टर साहब से मैं जरूर प्रॉमिस लूंगी कि डॉक्टर साहब फिर से आइएगा एंड हम लोग ये चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग दोबारा जुड़े, हम लोग एक और सेशन करेंगे कि ताकि कुछ और जो इनपुट्स हैं, जो और बातें हैं, वो आप तक पहुंचे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे अच्छा लगा बहुत बहुत तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।